हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नो वर्क इज डन इफ वर्क कब नहीं होगा? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, या फोर्स जीरो है, या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जब दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सबसे पहले जो वर्क होता है, वर्क डन, उसका जो फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन होता है इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, जब ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसको जीरो कर दें तो वर्क क्या आएगा? जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो। अगर फोर्स जीरो है तो क्या होगा? तब भी वर्क डन जीरो आएगा। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर, तब क्या होगा? जो फोर्स होता है, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम एफ डॉट डी को ओपन करें तो हमारे पास क्या आएगा? एफ डी और डॉट प्रोडक्ट हम खोलेंगे तो हमारे पास आएगा कोस थीटा। हमारे पास क्या आएगा? कोस थीटा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू इतनी गिवन है हमारे पास, थीटा की वैल्यू जो है वो परपेंडिकुलर, तो हमारे पास थीटा है 90। और कोस थीटा जो कोस 90 होता है वो होता है जीरो। कोस 90 जीरो, तो वर्क डन हमारे पास क्या आएगा? जीरो। वर्क डन इस केस में भी जीरो आ जाएगा, मतलब कोई वर्क नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब भी वर्क डन जीरो है, फोर्स जीरो है तब भी वर्क डन जीरो है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है तब भी वर्क डन जीरो है। इसका मतलब क्या है? ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच इज द टाइप ऑफ कोलिजन इन विच बोथ द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड? किस कोलिजन में लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है? हमारे पास यहाँ पे एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है नॉन इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन। जो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व होते हैं। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं किसमें? इलास्टिक कोलिजन के अंदर। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं। इन इलास्टिक में क्या होता है? हमारे पास जो इन इलास्टिक कोलिजन होता है उसके अंदर हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम जो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन में होता है वो होता है कंजर्व, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कंजर्व नहीं होती है। हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, बिकॉज जो काइनेटिक एनर्जी है वो कोलिजन के बाद लॉस हो जाएगी। तो हमारे पास किस कोलिजन में बोला है? लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो इन इलास्टिक में हमारे पास मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कंजर्व नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या है? नन ऑफ ऑप्शन गलत हो गया, इन इलास्टिक भी गलत हो गया। और जो डिस्ट्रक्टिव कोलिजन है वो हमारे पास होता है जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसके कोलिजन को बोलते हैं। जैसे कि रिजल्ट में, जैसे कि उसका एज अ रिजल्ट हमारा अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरप्शंस वो होती हैं डिस्ट्रक्टिव कोलिजन की वजह से, तो वो भी एक तरह से इनलास्टिक होता है। वहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती है लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे जो इलास्टिक कोलिजन है वो सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहेंगे। अभी हम मूव करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी, अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। दोनों का इक्वल मोमेंटम है। एक मान लीजिए यहाँ पे लाइट बॉडी है और एक हमारे पास हैवी है, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ मोमेंटम है, इनका मोमेंटम इक्वल है, यानी कि P मास इंटू वेलोसिटी सेम है। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी? कौन ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा? मान लीजिए हमारे पास एक छोटा बॉल है, स्मॉल बॉल है, एक हैवी बॉल है। जो छोटी बॉल है हमारे पास वो उसका मास कम है, ठीक है, उसकी मतलब अगर जा रही है उसका मास कम है, लेकिन जो कार है उसका मास ज़्यादा है, उसके पास ज़्यादा मोमेंटम होएगा।
इसलिए अगर बॉल नीड्स टू मूव फास्टर देन अ कार टू हैव अ सेम मोमेंटम, बॉल को और ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करना पड़ेगा अगर कार के इक्वल मोमेंटम चाहिए। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें हमारा क्या आएगा, जो ऑप्शन ए है लाइटर बॉडी, लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होएगी। काइनेटिक एनर्जी लाइटर बॉडी ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि उसको और तेज़ी से ट्रैवल करना पड़ेगा अगर उसको हैवी बॉडी के इक्वल मोमेंटम को इक्वल करना है, इसलिए लाइटर बॉडी को ज़्यादा वेलोसिटी ट्रैवल करना पड़ेगा, और जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, बिकॉज वी स्क्वायर पे वो डिपेंड कर रही है। ठीक है, और यूनिट ऑफ एनर्जी, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या कौन सा यूनिट होता है, एनर्जी का जूल भी होता है, किलोवाट आवर भी होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, 5वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, इनमें से कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। सबसे पहले जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है उसमें वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है, मान लीजिए वो क्या है, एक तरह से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वहाँ पे जो वर्क डन है वो डिपेंड कर रहा है कितना उसने पाथ लिया है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। वर्क डन इन फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो अगर हम बोले नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है, जो कंजर्वेटिव नहीं है, जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव है। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है हमारे पास, कंजर्वेटिव है, और स्प्रिंग फोर्स भी हमारे पास जो है वो कंजर्वेटिव है। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो पाथ पे डिपेंड करती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6th है, इफ़ टू पार्टिकल्स आर ब्रॉट नियर वन अदर, हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आए। यहाँ पे मान लीजिए दो पार्टिकल्स हैं, इन दोनों को एक दूसरे के पास हम लेके आए, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की, तो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होएगी, जो हमारे पास अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए उनका चार्ज अलग है, अगर तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। अगर वो लाइक चार्जेस है तो वो रिपेल करेंगे, उनका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। पर यहाँ पे चार्जेस की बात नहीं हुई है, यहाँ पे बात की सिर्फ दो पार्टिकल को एक दूसरे के पास लेके जाना है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली उनका जो मोमेंटम है, जो उनका पोटेंशियल है वो इंक्रीज करेगा, जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। तो अभी मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास दो बॉडीज है, एक लाइट बॉडी और एक हैवी बॉडी, ये दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है, दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है, देन विच वन हैज़ अ ग्रेटर लीनियर मोमेंटम, किसका मोमेंटम ज़्यादा होएगा। हमारे पास मोमेंटम का फॉर्म होता है एम वी, पी होता है हमारे पास, पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, पी होता है एम वी, और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर हम दोनों का इसका रिलेशन फाइंड करें तो हमारे पास जो के की वैल्यू आती है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m, ये दोनों का डायरेक्ट रिलेशन आपस में। तो अगर हमने यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास जो p है किसके इक्वल आएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा इज इक्वल्स टू 2km के इक्वल आएगा, 2km। तो यहाँ पे मोमेंटम और डायरेक्टली किस पे रिलाई कर रहा है, किसके प्रोपोर्शनल, मास के, जिसका ज़्यादा मास होगा उसका ज़्यादा मोमेंटम होगा। तो यहाँ पे हैवी बॉडी है उसका ज़्यादा मोमेंटम होएगा, बिकॉज लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास है
इफ अ बॉल मूव्स इन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, इनक्लाइन टेबल है ये, इनक्लाइन टेबल रख लिए मान लीजिए हमने ऐसे, और यहाँ पे बॉल मूव कर रहा है इसके ऊपर और ये फ्रिक्शनलेस है, कोई भी विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। द वर्क डन बाय टेबल सरफेस ऑन द बॉल, क्या वर्क डन होगा। सिंपल सी बात है, जब यहाँ फ्रिक्शनलेस है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ वो तो ज़ीरो है। जब हमारे पास फोर्स ज़ीरो है, जब हमारे पास फोर्स ही ज़ीरो है तो वर्क डन कैसे होगा। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो है और हमारे पास वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास फोर्स ज़ीरो है तो हमारे पास वर्क डन क्या आएगा, ज़ीरो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वर्क डन विल बी ज़ीरो। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब ये मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हमने पोटेंशियल फाइंड करनी है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉल ऑफ मास 5 kg, इसका 5 kg मास गिवन है, हाइट 3 मीटर दे रखी है, अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो हमने उसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू mgh, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। बस यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है। मास हमारे पास कितना है, 5 kg गिवन है, और हमारे पास जो g है होता है वो, उसकी वैल्यू होती है 9.8 वैल्यू ऑफ g 9.8 एंड इनटू हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट इज इक्वल्स टू 3। तो हमारा आंसर किसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका अराउंड 147 जूल इसका आंसर आएगा हमारे पास। तो अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो उसका सिंपल फॉर्मूला आता है V इज इक्वल्स टू mgh। बस वैल्यूज पुट करो और हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन टू स्फीयर्स ऑफ इक्वल मासेस, दो स्फीयर्स है हमारे पास, उनका इक्वल मास है, दो स्फीयर्स है, दोनों का सेम मास है m, उनमें इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है। एक रेस्ट पे था और कोलिजन के बाद क्या कौन सी बॉल मूव करेगी, है ना। व्हेन टू स्फीयर्स ऑफ इक्वल मास अंडरगो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन विद वन ऑफ देम एट रेस्ट, आफ्टर कोलिजन दे विल मूव। वो आफ्टर कोलिजन क्या होगा भाई, कि मान लीजिए एक बॉल यहाँ पे रेस्ट पे पड़ी थी ऐसे थी, दूसरी यहाँ से मूव करके आ रही है, ठीक है, तो इसके साथ टकराएगी, इन इलास्टिक कोलिजन होगा। तो क्या होगा, जब टकराएगी तो दोनों एक साथ मूव करेगी ना, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, दोनों मूव करेंगी आफ्टर कोलिजन, बट किस डायरेक्शन में, एक दूसरे के अलग डायरेक्शन में जाएंगी या सेम डायरेक्शन में जाएंगी या एक साथ मूव करेंगी, एट द राइट एंगल पे जाएंगी। तो इसका जो है ना तो वो राइट एंगल की तरफ जाएगी क्योंकि टकरा रही है तो 99 डिग्री एंगल तो बनेगा ही नहीं, और ना तो वो अलग डायरेक्शन में मूव करेंगी, वो दोनों इस ये वाली जो बॉल है, मूविंग बॉल है, ये इसको हिट कर रही है जाके रेस्ट पे, तो ऑपोजिट वाला का चला गया, सेम डायरेक्शन में चांस कम है, तो दोनों एक साथ करेंगी इन इलास्टिक में। इसका आएगा टुगेदर इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।